Hello everyone. So today we are going to study about observation method of data collection. So observation क्या है? पहले हम जानते हैं कि observation क्या है. So observation is a way of gathering data by watching behavior, events or noting physical characteristics in their natural settings. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन जो मेथड है वो डाटा कलेक्शन का ये एक मेथड है जिसमें नेचुरल सेटिंग में इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है. किसके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं हम? किसी की कैरेक्टर का, किसी का बिहेवियर का, या तो ऐसा कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, या तो फिर कोई भी वर्बल या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा हो. ये सारा इंफॉर्मेशन हम थ्रू ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर सकते हैं. सो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है डाटा कलेक्शन का, ये नर्सिंग रिसर्च के लिए बहुत अच्छा से सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि हमारा नर्सिंग का ऐसा कुछ सिचुएशंस होता है जहाँ पे जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन मेथड में डाटा कलेक्शन करना. जैसे भी हम किसी का बिहेवियर या तो फिर किसी का एट्रीब्यूट अगर हम एसेस करना जा रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, ठीक है, और पेशेंट का पर्टिकुलर पेशेंट का बिहेवियर स्टाफ नर्सेस के लिए कैसा है, या तो फिर पेशेंट पार्टी है, पेशेंट पार्टी का बिहेवियर मेडिकल स्टाफ्स के लिए किस तरह का है. तो इस तरह का अगर हम कोई बिहेवियर एट्रीब्यूट हम मेजर करना चाहते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो अभी जो ऑब्जर्वेशन है ये कवर्ड भी हो सकता है या ओवर्ट भी हो सकता है. कवर्ड मतलब कि जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पता नहीं होगा कि उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ओवर्ट मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पता होगा कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. अभी ऑब्जर्वेशन और दो तरीका भी हो सकता है, जैसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. डायरेक्ट मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे टीचर क्लास में क्लास ले रहा है, ठीक है, तो प्रिंसिपल आके ऑब्जर्व करके डायरेक्ट ऑब्जर्व करके गया है कि पर्टिकुलर टीचर कैसे क्लास ले रहा है. ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है. अभी इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है? इनडायरेक्ट मतलब हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर रहे, जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट या प्रोसेस को हम देखेंगे. जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ मैं एक, जैसे कि मान लो कि आपकी कॉलेज की कैफेटेरिया में एक नया डिश आया है, एक नया डिश आज लॉन्च किया है, ठीक है. तो अगर हम इसका इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि पर्टिकुलर सपोज आज नया डिश जो लॉन्च हुआ है वो कितना स्टूडेंट्स ने वो नया डिश लिया है, और जितना स्टूडेंट ने वो नया डिश लिया है उसका प्लेट साफ है या कुछ आधा खा के फेंक के गया है, ठीक है. अगर हम देखते हैं ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है. हम उसका प्लेट देखेंगे, जो खाना खा के ऑलरेडी उठ के चला गया स्टूडेंट और जो वो नया डिश लिया था उन लोगों का प्लेट चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो लोग पूरा अच्छे से खाया है कि थोड़ा बहुत फेंक के गया है, या मैक्सिमम जो है वो ही फेंक के गया है. अगर मैक्सिमम फेंक के गया है तो मतलब वो जो खाना नया हम लोगों ने कैफेटेरिया में इंट्रोड्यूस करवाया वो स्टूडेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, उन लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रहा है. अगर मैक्सिमम अच्छे से खा के गया है तो उसका मतलब क्या है? एंड रिजल्ट क्या है? ये है रिजल्ट का प्रोसेस. तो ये एंड रिजल्ट है कि हम लोगों ने कैफेटेरिया में जो नया डिश इंट्रोड्यूस करवाया वो स्टूडेंट को बहुत पसंद आया. वो हमने कैसे ऑब्जर्व किया? इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कि उन लोगों का खाने के बाद रिजल्ट क्या आया वो प्रोसेस से किया है, ठीक है. डायरेक्ट जब खा रहा था तब नहीं देखा, खाने के बाद क्या रिजल्ट आया, उन लोगों की प्लेट में कितना बचा है उसके थ्रू हमने ऑब्जर्व किया कि उन लोगों को ये डिश कितना पसंद आया. तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसका डेफिनेशन क्या है. सो ऑब्जर्वेशन इज ए टेक्निक फॉर कलेक्टिंग ऑल द डाटा और एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑकरेंस कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू सेंसेस विथ और विदाउट मैकेनिकल डिवाइसेस. मतलब है ऑब्जर्वेशन
टेक्निक है डाटा कलेक्शन का, जहाँ पे हम लोग सारे तरह का इंफॉर्मेशन लेते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू हमारा जो डिफरेंट सेंसेस है उसके थ्रू हम लोग डाटा कलेक्टेंगे। जब चल रहा है वो चीज़, विथ ऑकरेंस मतलब जब वो चीज़ ऑलरेडी रहा है तब हम डाटा कलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो फिर मैकेनिकल डिवाइस जस्ट जैसे कि टैप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, वो सब कर भी यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आँखों से या तो सेंस ऑर्गन से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड का क्या यूज है, देखते हैं एक वन बाय वन। सो फर्स्ट जो यूज है वो है टू अंडरस्टैंड एन ऑनगोइंग प्रोसेस और सिचुएशन। मतलब क्या है, अगर कोई सिचुएशन चल रहा है, अभी चल रहा है कोई भी सिचुएशन या तो कोई प्रोसीज्यूर चल रहा है और उस चीज़ को हमको मॉनिटर करना है, तो हम उसके लिए ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करेंगे। जैसे कि कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, तो हम अगर एसेस करने जा रहे हैं कि हर जो किसी पर्टिकुलर एक स्टेट का, मान लो कि अगरतला का जो जितना प्राइवेट हॉस्पिटल है या तो फिर जितना भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उस सारे हॉस्पिटल्स में लोग किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल है, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, वो कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो वो उस चीज को लोगों को मॉनिटर करने के लिए हमको ऑब्जर्व करना। इसलिए कोई भी ऑनगोइंग प्रोसेस या तो सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए हमको ऑब्जर्वेशन मेथड ही यूज करना है। नेक्स्ट यूज है टू गैदर डेटा ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर्स और इंटरेक्शंस बिटवीन पीपल। मतलब ये जब दो लोग या तीन लोग या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों का इंटरेक्शन पैटर्न्स या तो फिर बिहेवियर पैटर्न्स कैसा है, वो चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए भी हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि आप साइकाट्रिक वार्ड में काम कर रहे हो, एक साइकाट्री वार्ड का नर्स हो और कोई भी पेशेंट पार्टी आ गया, आके आपके साथ बहुत एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है कि उसकी पेशेंट को लेके, कोई भी प्रॉब्लम को लेके बहुत एग्रेसिवली आपके साथ बिहेव करेगा, तो आप उस पेशेंट पार्टी के साथ किस तरह से डील करोगे, किस तरह से उसके साथ इंटरेक्शन करोगे, आपका बिहेवियर उस पेशेंट पार्टी के लिए उस वक्त में किस तरह होगा, तो वो सारा चीज़ ऑब्जर्वेशन मेथड से हम लोग एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू नो अबाउट ए फिजिकल सेटिंग्स। मतलब अगर कोई भी फिजिकल सेटिंग्स या तो कोई भी एनवायरनमेंट या तो फिर कोई भी प्लेस का अगर हम लोग कुछ भी फिजिकल सेटिंग को ऑब्जर्व करना है, फिजिकल सेटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो हमको ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करना है। जैसे कि मान लो कि आपने आपकी कॉलेज में एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करने वाले हो, ठीक है, कल से 2 दिन के लिए आपकी कॉलेज में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू होने वाला है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू होने से पहले आप कौन सी रूम में ट्रेनिंग हो रहे हैं, उस रूम का पूरा फिजिकल सेटिंग आप ऑब्जर्व करोगे। फिजिकल सेटिंग मतलब उस रूम में ठीक तरह से हवा आ रहा है कि नहीं, फैन सब सारे काम कर रहा है कि नहीं, सारा लाइट्स काम कर रहा है कि नहीं, अगर आप पीपीटी से प्रेजेंट करने वाले हो, पीपीटी लगाया है तो पीपीटी काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तो टेबल चेयर रखा है कि नहीं, चौक डस्टर सब अच्छा से अरेंज हुआ है कि नहीं, सारा जितना लोग ट्रेनी आएगा तो उसके हिसाब से सारा सीटिंग अरेंजमेंट ठीक तरह से लगाया गया है कि नहीं, ये सारा जो फिजिकल सेटिंग्स है वो आप ट्रेनिंग से पहले जाके ऑब्जर्व करोगे कि सारा फिजिकल सेटिंग्स जो है वो ठीक तरह से किया गया है कि नहीं। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन वेयर अदर मेथड्स आर नॉट पॉसिबल। मतलब कि
हम अगर डाटा कलेक्शन के और भी मेथड्स हमने पढ़े हैं, जैसे क्वेश्चनेयर मेथड, इंटरव्यूज़ मेथड, ठीक है। अगर दूसरा मेथड जैसे क्वेश्चनेयर, इंटरव्यूज़ मेथड पॉसिबल नहीं है, या तो फिर जिसके पार्टिसिपेंट जिसका इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं वो विलिंग नहीं है, वो डाटा देने के लिए विलिंग नहीं है, कोई भी हमारे पास चारा नहीं है डाटा लेने का, तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको डीफ एंड डम इलिटरेट जो चिल्ड्रन है, कोई किसी भी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का, उन लोगों का सेटिस्फेक्शन स्टडी करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ना क्वेश्चनरी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ना इंटरव्यूज़ ले सकते हो, क्योंकि वो लोग डीफ एंड डम है और इलिटरेट भी है। तो वहाँ पे हमारा एकमात्र चारा जो है उन लोगों से डाटा कलेक्शन करने का कि वो लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर में सेटिस्फाइड है या नहीं है, इज़ कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। कि ऑब्जर्वेशन में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, उन लोगों का नॉन वर्बल गेस्चर्स, उन लोगों का बिहेवियर, वो सब ऑब्जर्व करेंगे और हम लोग वहाँ से एसेस कर पाएंगे कि वो लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो रह रहे हैं तो वो लोग सेटिस्फाइड है या नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन। सो टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन मेनली ब्रॉडली हम लोगों ने 4 टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया हुआ है। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन जो है वो है स्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन। स्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन में क्या होता है, इसमें क्या डाटा हम कलेक्ट करेंगे वो पहले से ही प्री प्लान्ड होता है, मतलब एडवांस से ही हम प्लान करते हैं कि हम लोग किस तरह का डाटा कैसे कैसे कलेक्ट करेंगे, क्या क्या डोमेन के ऊपर कलेक्ट करेंगे, पहले से ही वो सारा ऑब्जर्वेशन गाइडलाइन प्री प्लान्ड होता है कि हम लोग क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्ड नहीं तो सेमी स्ट्रक्चर्ड कुछ भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग चेक लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, रेटिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर कैटेगरी सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि हमको पहले से ही पता है कि हमको स्टूडेंट्स का कोई भी प्रोसीज्यूर एसेस करना है। सपोज हमको स्टूडेंट का वाइटल साइंस जो प्रोसीज्यूर वो लोग पेशेंट के ऊपर करेगा, तो वो वाइटल साइंस का प्रोसीज्यूर हमको एसेस करना है। तो हमने पहले से क्या किया, एक फॉर्मेट बना के रखा है, एक प्लान बना के रखा है कि वाइटल साइंस के प्रोसीज्यूर में हम क्या क्या स्टेप्स एसेस करेंगे। जैसे कि पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप्स में कि वो लोग IPR मेंटेन कर रहा है कि नहीं, सेकेंड स्टेप में वो लोग हैंड वॉशिंग कर रहा है कि नहीं, थर्ड स्टेप्स में वो लोग आर्टिकल जो लिया है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, फोर्थ स्टेप में देखेंगे जी कि वो लोग ठीक तरह से वो प्रोसीज्यूर कर रहा है कि नहीं, फिफ्थ स्टेप्स में देखेंगे कि वो लोग हेल्थ एजुकेशन आफ्टर प्रोसीज्यूर हेल्थ एजुकेशन दे रहा है कि नहीं। इस तरह से जो जितना भी वाइटल साइंस रिलेटेड जो भी स्टेप्स है वो लोग हम पहले से प्री प्लान करके रखेंगे, और उसके बाद जब वो प्रोसीजर करने जाएंगे तो उसके हिसाब से वो देख के हमको वहाँ पे टिक लगाना है कि हाँ हर एक स्टेप्स वो लोग करके जा रहा है, मतलब ये प्री प्लान्ड है और स्ट्रक्चर्ड है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में हम चेकलिस्ट, रेटिंग्स के लिए सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब पहले से कोई प्लान नहीं होता कि हम लोग अभी कुछ भी ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। तो प्लान नहीं होता तो पहले से कुछ भी प्रिपेयर भी नहीं होता, कोई भी गाइडलाइंस भी नहीं होता कि हम लोग क्या ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है वो मेनली क्वालिटेटिव स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हो और आपने देखा एक जगह पे बहुत भीड़ है, क्या हुआ, आपने रास्ते पे जब थोड़ा रुक के देखा तो देखा आपका एक पेशेंट वहाँ पे CPR परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छे से CPR परफॉर्म किया, और उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया और पेशेंट को बहुत अच्छे से हेल्प करके हॉस्पिटल में जाने के लिए मदद किया। तो ये प्री प्लान्ड नहीं था कि आप इस तरह का कोई सिचुएशन फेस करेंगे। तो
आपको अगर लगेगा कि इस तरह का कोई चीज़ अगर आते जाते ऐसे भी विदाउट एनी प्लानिंग अगर आप कुछ चीज़ देख रहे हो जो आपको लग रहा है कि वो हाँ वो याद रखने वाला कोई चीज़ है या तो फिर बाद में इस चीज़ को हम लोग याद रख सकता है, तो हम उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और उस चीज़ को हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड ओए में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसका एक छोटा सा साथ ही साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जब वो स्टूडेंट्स कर रहा है वो सीपीआर प्रोसीजर, या तो फिर हम अपना मोबाइल लेके या तो फिर अगर पेन और डायरी है तो वहाँ पे थोड़ा नोट्स लिख सकते हैं कि क्या हुआ, एक इंसिडेंटल रिकॉर्ड रख सकते हैं, एक एनोक्डेटल रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि आज का डेट तारीख और कौन सा स्टूडेंट रास्ते में जा रहे थे और इस तरह का एक सिचुएशन हुआ और स्टूडेंट ने ऐसे ऐसे करके उसका हेल्प किया। तो इस तरह से अगर आप चाहते हो तो आपका अनप्लान्ड जो ऑब्जर्वेशन था, जो आपको कुछ भी पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, इस चीज़ का आप थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा टाइप्स है पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। अभी पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन जो है वो मेनली हिस्टोरिकली एथनोग्राफिकली रिसर्च में, जो एथनोग्राफिकल रिसर्च होता है उसमें मेनली होता है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तो पार्टिसिपेंट इससे ही पता चलता है, मतलब जो रिसर्चर है वो क्या करता है, जो जिसके ऊपर वो जिन लोगों को वो ऑब्जर्व करने जा रहा है तो उन लोगों के बीच ही जाके रहेगा, ठीक है, उन लोगों के बीच जाके रहेगा, उन लोगों के साथ रहेगा, वो लोग जो काम कर रहा है उन लोगों के साथ करेगा, उन लोगों को उन लोगों के बीच में एक एक्सेप्टेड मेंबर बन जाएगा वो लोग, ठीक है। तो उन लोगों के साथ रह के उन लोगों के साथ काम करके बहुत दिन तक रहेगा और उन लोगों का एक्सेप्टेड मेंबर बन के उन लोगों को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करके उन लोगों से जितना भी इंफॉर्मेशन लेना है उन लोगों के बीच रह के ही वो सारा इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा। अभी इस तरह का ऑब्जर्वेशन में वो अनस्ट्रक्चर्ड टूल यूज़ करेगा, क्योंकि उसको पहले से पता नहीं होगा या तो प्री प्लान नहीं होता है कि नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ की जैसा चलता रहता है, ठीक है। तो उस तरह में वो क्या करेगा, लॉग बुक नहीं तो फील्ड नोट्स नहीं तो फील्ड डायरी, टैप रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू वो ऑब्जर्वेशन का इंफॉर्मेशन ले सकता है। नेक्स्ट टाइप जो है वो है नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। नाम से ही पता चल रहा है नॉन पार्टिसिपेंट मतलब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन करेगा, जो रिसर्चर होगा, जो ऑब्जर्व करेगा वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब जिसके ऊपर वो ऑब्जर्व करेगा उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि कोई उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कोई उसकी बिहेवियर के ऊपर, उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर पीछे से कोई नज़र रख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है, वो लोग टोटली अननोन हो जाएगा इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है, इस तरह का ऑब्जर्वेशन मेनली हम लोग साइकोलॉजिस्ट लोग अपना साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में यूज़ करते हैं, मेनली बच्चे के ऊपर नहीं तो कोई भी एनिमल्स के ऊपर उन लोगों का बिहेवियर एसेस करने के लिए। बट इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन मेथड्स है, नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन मेथड्स, तो इस तरह का मेथड में थोड़ा एथिकल प्रॉब्लम्स आ जाता है कि हम लोग उसका कंसेंट तो नहीं लिया, उन लोगों को बिना बताए उन लोगों का बिहेवियर एसेस कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा एथिकल प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के 4 मेन ब्रॉड कैटेगरीज है हमारा ऑब्जर्वेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लानिंग फॉर ऑब्जर्वेशन। हम अगर किसी को या तो फिर कोई भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं तो हम किस तरह से प्लान करेगा, क्या क्या हमारा दिमाग में रखना है। सो फर्स्ट जो है वो है फोकस डिटर्मिनेशन। फोकस डिटर्मिनेशन मतलब क्या है, उसमें पहले हमको सबसे पहले जो चीज़ है वो हमको याद रखना है, हमको कौन सी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए ऑब्जर्व करना है, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर हमको ढूंढना है, ठीक है। वो चीज़ पहले हमको विजुअलाइज करना है, उसके बाद उस क्वेश्चंस का रिलेटेड हमको कुछ फोकस पॉइंट ढूंढना है, जिसके जो फोकस पॉइंट्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमको किसी एक टीचर का क्लासरूम में वो किस तरह से HIV अवेयरनेस सिलेबस के बारे में स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है,
आप लोगों का किसी का भी सिलेबस में HIV अवेयरनेस का एक टॉपिक है और क्लासरूम में वो HIV अवेयरनेस का टॉपिक आप लोगों को स्टूडेंट को टीच करना है, तो प्रिंसिपल मैडम या तो जो रिसर्चर है जो भी है वो उस चीज़ को एसेस करना है कि वो क्या करना है कि वो कितना अच्छे से वो जो सिलेबस है HIV अवेयरनेस रिलेटेड वो क्लासरूम में वो टीचर कंप्लीट कर रहा है। तो ये हमारा मेन क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसका आंसर हमको ढूंढना है कि कितने अच्छे से HIV अवेयरनेस का सिलेबस क्लासरूम में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का रिलेटेड अभी हम लोग थोड़ा कुछ फ्यू फोकस पॉइंट ढूंढ लेंगे जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फोकस पॉइंट क्या क्या हो सकता है, जैसे कि टीचर्स का स्किल, टीचर्स का नॉलेज, टीचर्स का बिहेवियर, किस तरह से वो स्टूडेंट के साथ डील कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक को लेके किस तरह से वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शंस कर रहा है। तो ये सारा हमारा कुछ फ्यू फोकस पॉइंट्स हो गया जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्शन करेंगे, उसका आंसर ढूंढेंगे और वो हमारा इंफॉर्मेशन उसके थ्रू हमारा आंसर मिलने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये है फोकस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन डिज़ाइन, ठीक है। अभी डाटा कलेक्शन डिज़ाइन मतलब डाटा कलेक्शन जब हम करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड में, तो यहाँ पे हर सिचुएशन में हर तरह का ऑब्जर्वेशन मेथड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का पॉपुलेशन है, किस तरह का सैंपल है, किस तरह का स्टडी है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग को डाटा कलेक्शन का डिज़ाइन सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, हम लोग फील्ड नोट्स यूज़ करते हैं। अगर स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, स्टूडेंट का कोई भी प्रोसीजर या तो फिर डेमोन्स्ट्रेशन देखना है, तो हम लोग यहाँ पे चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि किसी को भी ऐसे रास्ते में जाते जाते आप लोगों ने देख लिया कुछ कर रहा है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ अच्छा है और हमको याद रखना है, तो इस तरह का अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में हम फील्ड नोट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हम वीडियो रिकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वेशन किस तरह का है, कौन सी सिचुएशन में हो रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग ऑब्जर्वेशन प्लान करेंगे, ये स्ट्रक्चर्ड होगा या अनस्ट्रक्चर्ड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साइट। नेक्स्ट हमको जो करना है वो है साइट सिलेक्शंस, ठीक है। साइट सिलेक्शन में हमको देखना है जो हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमको कहाँ पे मिलेगा, हमको वही साइट वही प्लेस सिलेक्ट करना है अपना डाटा कलेक्शन के लिए। जैसे कि मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि हमको HIV अवेयरनेस रिलेटेड जो सिलेबस है वो कितना अच्छी से कंप्लीट हो रहा है वो चीज़ ऑब्जर्व करना है। तो हमको पहले साइट सिलेक्शन करना है कि कौन सी ऐसा स्कूल है जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट है, ज़्यादा पॉपुलेशन है और हम लोग अच्छे से जाके वहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट से डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, या तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टीचर है वो लोग वो चीज़ पढ़ाते हैं और उनसे डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो साइट डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर कौन सा स्कूल है जहाँ पे हम जाएंगे और वो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जर्वर सिलेक्शन। अभी ऑब्जर्वर सिलेक्शन मतलब क्या है? ऑब्जर्वर सिलेक्शन मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो सिर्फ वही आप ही वो चीज़ को ऑब्जर्व करोगे। अभी हमको 10 या 15 को स्कूल में से ये HIV अवेयरनेस रिलेटेड जो क्लास का सिलेबस है वो ऑब्जर्व करना है, टीचर कितने अच्छे से करा रहा है, ठीक है। तो हमको अगर हर स्कूल में जाना है और हर टीचर का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करना है वहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जर्वर सिर्फ जो रिसर्च कर रहा है वही हो, ठीक है। तो ऑब्जर्वर आप क्या कर सकते हो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप जैसे कि दूसरा तीसरा ऐसा बहुत सारा ऑब्जर्वर भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे कि आप हर स्कूल्स की प्रिंसिपल्स को ये दे सकते हो, ये ड्यूटी दे सकते हो कि जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा, जिस दिन ये क्लासेस पढ़ा रहा होगा टीचर्स, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को भी अच्छे से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर मैं अकेला वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ तो जहाँ पे मैं कर रही हूँ उस चीज़ का रिलेटेड कौन ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो उन लोगों को भी हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी
एक्टिविटी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वर ट्रेनिंग, मतलब अगर मैं खुद नहीं कर रही हूँ, अगर मैं खुद भी कर रही हूँ तो हमको पता होना चाहिए कि और दूसरे लोग को हम लोगों ने बोला कि ऑब्जर्व करने के लिए कोई भी सिचुएशंस, कोई भी चीज़, तो पहला जो चीज़ है, पहले हम सबको पता होना है कि ऑब्जर्व करते कैसे है और क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे टिक करना है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ पहले से ट्रेनिंग करके उन लोगों को भेजना चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन टाइमिंग। अभी जब हम ऑब्जर्वेशन रखेंगे वो टाइमिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अभी कभी भी अगर हम चले जाते हैं तो हम जो चीज़ ऑब्जर्व करने जा रहे हैं वो चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सपोज हम लोग ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि हर कॉलेजेस में, जितना भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो टीचर्स है वो टीचर्स टाइम पे आ रहा है या नहीं, अगर ये चीज़ ऑब्जर्व करना है तो हम कॉलेज अगर 9 बजे शुरू होता है तो हमको 9 बजे से पहले ही जाना पड़ेगा, तभी हम एसेस कर पाएंगे कि टाइम जो है वो टाइमली वो सारा टीचर्स आ रहा है कि नहीं। अगर हम 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे जाते हैं तो वो चीज़ हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि जो टीचर है वो डायरेक्ट टाइम पे आ रहा है। तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अप्रोप्रिएट जो चीज़ हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं वो अप्रोप्रिएट टाइमिंग में ऑब्जर्व करें, ठीक है। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो बिफोर वी हैव टू प्लान फॉर एनी ऑब्जर्वेशन मेथड। सो नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस। सो ऑब्जर्वेशन मेथड का क्या एडवांटेजेस हो सकता है। सो हम लोग अभी से पता ही चल गया, ये एक मेथड है जहाँ पे अगर चीज़ अभी चल रहा है तो साथ ही साथ हम लोग उसका एसेस कर सकते हैं, मतलब कोई चीज़ ऑनगोइंग है, हो रहा है, तो साथ ही साथ वो एक्टिविटी हम लोग एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर कोई दूसरे प्रोसीज्योर में अगर दूसरा कोई भी मेथड है डाटा कलेक्शन का काम नहीं कर रहा है, या तो जो रिसर्चर का जो पार्टिसिपेंट है जिसका हम डाटा कलेक्शन कर रहा है अगर वो विलिंग नहीं है, नहीं मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो और तीसरा एडवांटेज ये भी है कि हम लोगों को रिसर्चर को सैंपल, मतलब जिसका ऑब्जर्व करना है उन लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करना होगा कि वो लोग क्या बोल रहा है, कितना सच है, कितना झूठ है। हम लोग डायरेक्ट अपने सेंस से, अपने आंखों से देख रहे हो तो वो चीज़ ज़्यादा एक्यूरेट होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। ऑफ कोर्स डिसएडवांटेजेस तो होता ही है क्योंकि ऑब्जर्वर का भी बायस हो सकता है, ऑब्जर्वर भी कहीं ऐसा कभी देख लेता है जो हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर्स का बायस हो सकता है, उसका जो परसेप्शन लेके वो देख रहा है और जो पार्टिसिपेंट्स है जिस परसेप्शन से वो चीज़ कर रहा है कभी कभी सही नहीं होता, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बायस भी हो सकता है। नेक्स्ट होथ्रोन इफेक्ट, सस्पेक्टिबिलिटी। होथ्रोन इफेक्ट मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम लोगों को पता है कि कोई हमें ऑब्जर्व करने जा रहा है तो हम अपने एक्चुअल बिहेवियर शो ही नहीं करेंगे, हम थोड़ा अच्छे से बिहेव करेंगे, हम थोड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे। जैसे कि अगर हमें पता है कि मेरा आज क्लास में कोई बाहर से आ रहा है इंस्पेक्टर मेरा क्लास ऑब्जर्व करने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाऊँगी, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से लेसन प्लान लेके आऊँगी, मैं बहुत अच्छे से क्या करूँगी, हर एक चीज़ डिटेलिंग करूँगी, हर एक स्टेप्स टीचिंग का फॉलो करूँगी। तो यहाँ पे जो क्या है, रेगुलरली हम जैसे करते हैं वो चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा बायस हो जाएगा। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि कोई हमें नोटिस कर रहा है तो हम लोग अपना बिहेवियर का चेंज कर देंगे, ठीक है। हम लोग अपना अच्छा साइड हमेशा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस चक्कर में क्या होगा, जो एक्चुअल बिहेवियर हम लोग एसेस करने जाते हैं उसमें हमेशा क्या हो जाता है, थोड़ा बायसनेस हो जाता है। नेक्स्ट होता है कि ये जो प्रोसीज्यूर है वो बहुत टाइम कंज्यूम है और बहुत एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। टाइम कंज्यूम क्या है, जैसे कि मुझे एक टीचर को एसेस करना या तो कोई भी स्टूडेंट्स को एसेस करना है, ठीक है। तो हम एक दिन में 4 या 5 ही टीचर या तो स्टूडेंट को एसेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत टाइम कंज्यूम प्रोसीज्यूर है, हर एक स्टेप्स अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हमको टाइम चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये क्या है, हमेशा क्या होता है, सिर्फ
ऑब्जर्वेशन प्रोसीड्यूर से हमको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाता है कभी कभी कि एक्चुअली वो क्यों कर रही है सारा चीज़, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से बिहेवियर कर रहा है तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड से हमको हर क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पाता है कि ये बिहेवियर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे वजह क्या है। तो ये हो गया कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, क्या क्या टाइप्स है ऑब्जर्वेशन मेथड्स का, यूजेस क्या क्या है, और अगर हम किसी भी रिसर्च के लिए कुछ भी ऑब्जर्वेशन प्लान करने जा रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स हमको याद रखना है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, अंडरस्टैंड? थैंक यू।